हेलो एवरीवन। हम राजस्थान बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस का चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं और ये जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो विदेशी जातियां, किस प्रकार से विदेशी जातियों ने भारत पर आक्रमण किया और फिर किस प्रकार से उन जातियों ने भारत की जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस को अपनाकर वो भारत के समाज का ही एक हिस्सा बन गई। तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, विदेशी जातियों का आक्रमण, जिसमें हम शक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम हूण और जो कुषाण जो जाति हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, जो हूण जाति है वो भी शकों की तरह ही सेंट्रल एशिया की एक बार्बरिक ट्राइब थी। बार्बरिक मतलब क्रूर टाइप कोई जाति होती है जो मार काट में ज्यादा बिलीव करती है, वो होती है बार्बरिक ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल एशिया कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो भाग है एशिया का उसको हम बोलते हैं सेंट्रल एशिया। और देखो, ज्योग्राफी की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेंट्रल एशिया। वहाँ पर नेचुरल गैस के काफ़ी भंडार है, जिसके कारण से हर कोई वहाँ से कांटेक्ट रखना चाहता है। तो उस समय में ये जो हूण थे वो सेंट्रल एशिया के से आए थे और जैसे शक जाति आई थी, जैसे शक आए थे वैसे ही हूण आए थे और उन्होंने भी इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से इंडिया में एंटर किया था। मतलब जो हमारी उत्तरी और पश्चिमी सीमा, मतलब जो इस समय जो पाकिस्तान वाला जो एरिया है ना, वहां से, उस एरिया से इन्होंने भारत में प्रवेश किया था। ये जो हूण है उनको दैत्यों के नाम से भी जाना जाता है, दैत्य के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले उन्होंने, जब गुप्त साम्राज्य चल रहा था और स्कंद गुप्त का जब शासन काल था, उस समय में 458 एडी के समय में भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। हालांकि वे लोग इस युद्ध में हार गए थे। देखो, स्कंद गुप्त मतलब गुप्त साम्राज्य की बात हुई है। जो गुप्त साम्राज्य है भारत में, वो उसकी शुरुआत लगभग 275 एडी के समय, 275 एडी के समय में, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारे वंश के बारे में। 275 एडी में श्री गुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना, गुप्त वंश की स्थापना की थी। तो ये ध्यान होना चाहिए। देखो, इसमें बहुत सारे वंश के बारे में इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया है, तो हर वंश की स्थापना किसने की थी ये तो बिल्कुल आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज। स्कंदगुप्त के समय आक्रमण करते हैं हूण, लेकिन वो हार जाते हैं। कुछ समय बाद में उनका एक चीफ है जिसका नाम है तोरमन। क्या नाम है? तोरमन। वो गुप्त एम्पायर को बिल्कुल नष्ट कर देता है और पूरा एरिया, मतलब गुप्त साम्राज्य को नष्ट कर दिया। पहले युद्ध में हार गए, दूसरी बार आक्रमण किया तोरमन ने तो हरा दिया, गुप्त साम्राज्य को नष्ट कर दिया और महाराजधिराज की उपाधि गेन कर ली तोरमन ने। आगे क्या होता है कि वो जो तोरमन है वो पंजाब, राजपूताना, सिंध और मालवा, देखो राजपूताना जो जगह है ना, वो एंशियंट टाइम में, वर्तमान में जो राजस्थान है उसको राजपूताना बोला जाता था, राजस्थान को राजपूताना बोला जाता था एंशियंट टाइम में। इन सब पे आक्रमण कर लेता है, अपने अधिकार में ले लेता है तोरमन। तोरमन का बेटा मिहिरकुल जो है वो 510 एडी के समय में अपना शासनकाल शुरू करता है और उस समय में उसकी जो राजधानी थी वो थी सियालकोट। हम बात कर रहे हैं हूणों की। देखो, जो मिहिरकुल था वो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे ना, बौद्ध धर्म को प्रचार करने वाले, जो जैसे अपने हिंदू धर्म में संत होते हैं वैसे ही बौद्ध धर्म में भिक्षु होते हैं। तो उनको जो प्रचार करते थे बौद्ध धर्म का, उनसे बहुत नफरत करता था। इसलिए उसने क्या किया, बहुत सारे मठों को, बहुत सारे स्तूप, उनको बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो चीज थी उनको तोड़वा दिया था। मालवा के किंग ने, मालवा का राजा था यशोधर्मन, उसने बाद में इस मिहिरकुल को हरा दिया था। अपनी हार के बाद में ये मिहिरकुल कश्मीर चला जाता है, फिर वहां पर अपना एम्पायर एस्टेब्लिश करता है। तो ये बोला गया है कि हूण के इन्वेजन के बाद में, जैसे ही हूण साम्राज्य ने, हूण जाति ने भारत में आक्रमण किया, प्रवेश किया, गुप्त साम्राज्य अपने अंत की ओर आ जाता है। और जो पॉलिटिकल यूनिटी, मतलब गुप्त साम्राज्य के समय में जब पूरा भारत एक साथ बटा हुआ था, क्योंकि गुप्त साम्राज्य लगभग भारत के हर हिस्से में फैला हुआ था, लेकिन जैसे ही गुप्त साम्राज्य खत्म होता है, एंड की तरफ आता है, भारत जो पहले एक जगह था वो दोबारा से टूट जाता है और छोटे छोटे पार्ट्स में विभक्त हो जाता है।
आगे इसमें कुषाण डायनेस्टी की बात की जा रही है। ये भी विदेशी जाति थी और इसने भी भारत पर आक्रमण करके भारत की सोसाइटी में भारत की जो हमारी जो ट्रेडिशन है उनको अपना लिया और फिर भाई भारत का ही हिस्सा बन गई कुषाण डायनेस्टी भी। देखो जो कुषाण है उनको योची और तोचेरियन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? योची और तोचेरियन के नाम से भी जाना जाता है। देखो ये जो योची जो ट्राइब थी वो 5 भागों में बटी हुई थी। मतलब एक ट्राइब, उसके 5 हिस्से थे और उनमें से एक ने भारत के कुछ हिस्सों पर आक्रमण किया था, कुछ हिस्सों पर शासन किया था। ये कुषाण डायनेस्टी के बारे में है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि कुषाण डायनेस्टी को, कुषाण वंश को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान में रखना है। आगे इसमें कुछ राजाओं के बारे में बता रखा है कुषाण डायनेस्टी के, जिन्होंने इंडिया में अपना राज्य एस्टेब्लिश किया था। उसमें जो पहला जो राजा है वो है कुजल कडफिसस। कुजल कडफिसस इसका फर्स्ट है। ये राजा 15 AD से 65 AD तक इसका साम्राज्य रहा था। उसने अपनी ट्राइब की ग्लोरी को एस्टेब्लिश किया था इंडिया में और उसने सर्दर्न अफगानिस्तान, काबुल, कंधार और ए पार्ट ऑफ पर्थिया को अपने एम्पायर में सम्मिलित कर लिया था। और उसने, ये जो राजा था कुजल कडफिसस, उसने वैदिक रिलीजन को भी अडोप्ट कर लिया था। उसके बाद में राजा बनता है विम कडफिसस सेकंड 65 AD से 75 AD तक। उसने भारत के लार्ज पार्ट पर राज्य किया। ये विम कडफिसस वो शैव सेक्ट का, वो धर्म, वो संप्रदाय जो भगवान शिव को अपना आराध्य मानते थे, उसको बोलते हैं शैव सेक्ट। तो वो शैव सेक्ट का फॉलोअर था। इसलिए उसके समय में जो कॉइन्स चले उन पर किसकी? त्रिभुजा, त्रिशूलधारी, व्याग चर्म ग्राही, प्रोटेक्टर ऑफ नंदी, लॉर्ड शिवा, इनकी फोटो, इनकी उत्कीर्ण किए गए थे। मतलब उस समय मान लो कोई सिक्के चल रहे हैं, इन सिक्के के ऊपर इनकी पिक्चर उत्कीर्ण की जाती थी। हैव बीन इंस्क्राइब्ड। उसने पहली बार, भारत में पहली बार अपने नाम से सोने के सिक्के चलाए थे विम कडफिसस ने। आगे जो कुषाण डायनेस्टी थी उसी का एक इंपॉर्टेंट राजा हुआ था कनिष्क। कनिष्क जो था वो हमारे भारत का भी एक इंपॉर्टेंट शासक था। और अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, जैसी हमारी जो ट्रेडिशन है उसके अकॉर्डिंग, जो चौथे नंबर की जो बुद्धिस्ट काउंसिल, बौद्ध धर्म की जो काउंसिल हुई थी, वो कुंडलवन में, कश्मीर में कुंडलवन में किसके मतलब अध्यक्ष कौन था? इस चौथे नंबर की जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसका जो अध्यक्ष था, प्रेसिडेंट था, वो आचार्य पार्श था। आचार्य पार्श था। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि चौथे नंबर की जो बुद्ध संगति हुई थी, बुद्ध संघ हुआ था, काउंसिल हुई थी, वो किसके, तो कौन था उसको प्रेसिडेंट था? तो आचार्य पार्श तो उसका प्रेसिडेंट था। और किसके समय में हुई थी? तो कनिष्क के समय में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, हमें ध्यान रखना है। आगे इसमें उसके कैपिटल के बारे में बताया गया है कि कनिष्क की जो पहली कैपिटल थी वो क्या थी? पेशावर थी या पुरुषपुर थी। पेशावर को पुरुषपुर के नाम से भी जाना जाता था। और उसकी सेकंड कैपिटल थी मथुरा। उसने एक नए न्यू एरा की, मतलब नए संवत की शुरुआत की थी 78 AD में, जिसको वर्तमान समय में भी शक संवत के नाम से जाना जाता है। देखो जो कनिष्क जो राजा था ना, उसने कश्मीर को जीत लिया था और वहां पर एक टाउन एस्टेब्लिश किया था जिसको कनिष्कपुर के नाम से जाना जाता है। कनिष्कपुर के नाम से जाना जाता है। ये जो कनिष्क राजा था उसने कासगढ़, यारकंड, खोतान, इन सभी जगहों पर अपनी जीत हासिल कर ली थी। मतलब इन सभी जगहों को भी अपने अंडर कर लिया था। एक देखो सोने का सिक्का मिला है। कहाँ से मिला है? महास्टान या बोगरा नामक जगह से मिला है। उसमें कनिष्क की खड़े हुए की स्टैचू लगी हुई है, मतलब गोल्ड कॉइन है, उसके ऊपर उनके खड़े हुए की उनको इंस्क्रिप्शन किया गया है, उनकी फोटो को उसके ऊपर छापा गया है। दूसरा जो स्टैचू मिला है कनिष्क का, वो मथुरा से मिला है। इस स्टैचू में जो कनिष्क है उसने एक अपनी नीज तक रोब अप पहन रखा है, मतलब चोगा पहन रखा है, और हैवी बूट्स पाँव में पहन रखे, ऐसा स्टैचू मिला है कनिष्क का। जो कॉपर कॉइन मिला है, ओने कॉपर कॉइन
कनिष्क को एक वेदी के ऊपर, अल्टर क्या होती है, वेदी होती है, उस वेदी के ऊपर सैक्रिफाइस मतलब बलि देते हुए दिखाया गया है एक कॉपर कॉइन के ऊपर। आगे इसमें बताया गया है कि जो कनिष्क का जो रॉयल कोर्ट था, जो शाही दरबार था, उसमें बहुत सारे बुद्ध इंटेलेक्चुअल रहते थे। बुद्ध इंटेलेक्चुअल मतलब बहुत ज्यादा बौद्धिक, बहुत ज्यादा दिमाग वाले लोग, इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक लोग, जैसे पार्श्व, वसुमित्रा, अश्वघोष और फेमस मैथमेटिशियन जैसे नागार्जुन मतलब गणितज्ञ नागार्जुन और जाने पहचाने सर्जन लाइक चरक, ये सब के सब जो कनिष्क का जो शाही दरबार था उसमें थे। जो बुद्धिज्म की जो महायान जो शाखा है वो कनिष्क के शासनकाल के समय में ही विकसित हुई और अच्छे से पूरे भारत में और जहां भी पूरे विश्व में उसको फैलना था वो कनिष्क के समय में अच्छे से फैली थी। देखो ये मैप दे रखा है, इसमें कुषाण एम्पायर को दर्शा रखा है कि ये देखो ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये कुषाण एम्पायर को दर्शा रखी है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। देखो ये कनिष्क की फोटो दे रखी है, पिक्चर दे रखी है। ये कनिष्क के समय में जो सिक्के चलते थे कुषाण टाइम में ये दिखा रखे हैं। देखो ये त्रिशूल, ये कमंडल, ये सब कुछ किसको, शैव धर्म को मानने वाले थे, इसलिए इनके ऊपर दिखा रखा है। आगे इसमें बोला गया है कि नॉर्थ इंडिया में जो कुषाण किंग थे उनका जो शासनकाल था वो 230 एडी तक रहा और उस समय में भारत का जो व्यापार था रोम के साथ में वो बहुत ज्यादा लाभ देने वाला, प्रॉफिटेबल था। इससे क्या हुआ कि जो भारत है वो बहुत ज्यादा समृद्ध बन गया था। एसिमिलेशन मतलब आत्मसातीकरण। देखो शक, हूण और कुषाण ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि विदेशी जातियां थी, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया और फिर भारत में ये रम गई। ये तीनों विदेशी जातियां हैं, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया और धीरे धीरे इन्होंने भारत का जो समाज और जो संस्कृति है उसमें ये आत्मसात हो गई। देखो जो भारतीय जो लोग हैं ना उनकी बहुत ही ज्यादा लिबरल पॉलिसी है, इसीलिए उनकी लिबरल पॉलिसी का ही नतीजा है कि बहुत ज्यादा बार्बरिक ट्राइब थी, मतलब बहुत ज्यादा मारधाड़ करने वाली ट्राइब थी, लेकिन फिर भी ये भारत की सोसाइटी का हिस्सा बन गई। कुषाण जो रूलर्स थे ना वो वैदिक रिलीजन के अर्डेंट मतलब अच्छे से फॉलो करते थे वैदिक रिलीजन को और उन्होंने शैव धर्म के प्रति भी अपनी लॉयल्टी दिखाई थी। आगे इसमें बोला गया है कि कनिष्क के द्वारा बौद्ध धर्म के लिए जो सेवा की गई, जो कार्य किया गया, इस कार्य ने कनिष्क को पूरे इंडिया के जो महान राजा हैं उनमें से एक बना दिया था। मतलब बुद्ध धर्म के लिए उन्होंने जो काम किया था उसी का नतीजा है कि वो एक इंपॉर्टेंट राजा बने पूरे इंडिया पर राज्य करने वाले। देखो अब इस चैप्टर के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया। बाद में इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, पहले हम अपने अकॉर्डिंग देख लेते हैं। देखो इस चैप्टर में भारत की जो हिस्ट्री है वो अर्लीस्ट टाइम से और 1206 एडी तक इसमें भारत की हिस्ट्री को डिस्कस कर रखा है। सबसे पहले इस चैप्टर में महाजनपद काल को डिस्कस कर रखा है। तो सबसे पहले जो हमारे भारत में 16 महाजनपद हुए थे उनके बारे में हमें याद करना है और उनकी कौन सी किसकी कैपिटल थी ये भी हमें अच्छे से याद होना चाहिए। सबसे पहले हम ये करेंगे। फिर दूसरा इसमें बहुत सारे जो डायनेस्टी हैं उनके बारे में बताया गया है, मतलब बहुत सारे वंश। अब उन वंश की स्थापना किसने की थी, उनके समय में कौन कौन से इंपॉर्टेंट राजा हुए थे उन वंश के समय, ये हमें याद करना है। और किस राजा ने कौन से पोइट को, कौन से लेखक को अपने यहाँ पर संरक्षण दे रखा था और उन लेखक ने कौन सी इंपॉर्टेंट रचना की। देखो बुक से और उनके ऑथर से रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो हमें ध्यान होनी चाहिए कि एंशिएंट टाइम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई थी। आगे चैप्टर के लास्ट में कुछ जो फॉरेन ट्राइब्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। शक, हूण और कुषाण के विदेशी जातियां थी लेकिन भारत में आक्रमण किया और फिर भारत का ही ये हिस्सा बन गई। तो चलो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से डिस्कस किए गए हैं। देखो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें ये बोला गया है कि हम महाजनपद के बारे में कहाँ से पता करते हैं। तो महाजनपद के बारे में हमें पता चलता है महाभारत से, बुद्ध धर्म का जो लिटरेचर है, साहित्य है उससे, और चाणक्य जो मौर्य साम्राज्य का एक गुरु था, चाणक्य
कि अर्थशास्त्र से। इनसे हमें पता चलता है महाजनपद के बारे में कि हमारे इंडिया में 16 महाजनपद थे और उसमें से चार महाजनपद राजस्थान में थे, तो ये हमें याद होना चाहिए। आगे जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका जो एम्पायर था वो बहुत ज़्यादा दूरी में फैला हुआ था, उसके बारे में बताया गया है कि काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना प्लेन्स, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और पार्ट ऑफ कश्मीर, ये सब चंद्रगुप्त मौर्य का जो वास्ट एम्पायर था उसमें सम्मिलित थे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें बोला गया है कि देखो अशोक के बारे में बताया गया है। अशोक जो था उसने लोगों के जो अपलिफ्टमेंट, मतलब लोगों को जो बौद्धिक विकास हो उस उद्देश्य से, उनका मोरल विकास हो, उत्थान हो, इसलिए कुछ आदर्श दिए थे। इन आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? धम्म के नाम से जाना जाता है। अशोक के अकॉर्डिंग बुरी आदतों को त्याग देना, सबका भला करना, दया रखना, दान करना, सत्य बोलना और अपने कार्यों में प्योरिटी रखना, मतलब सत्यता रखना ही धम्म है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि धम्म क्या है तो अशोक ने कुछ आदर्श दिए थे, वो धम्म है। और कौन कौन से हैं उसमें धम्म में, मतलब एक धम्म को फॉलो करने के लिए इंसान में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। आगे इसमें बोला गया है, देखो जो 4th नंबर का जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अशोक के बारे में ही है कि अशोक के ज्यादातर जो शिलालेख, गुहालेख जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, लेकिन कुछ जो रॉक एडिक्ट्स हैं, जैसे कहाँ से मिले हैं वो रॉक एडिक्ट्स? उत्तरी और पश्चिमी इंडिया से, वो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं और कुछ कुछ अराइमिक में भी लिखे गए हैं। अब आगे इसमें बोला गया है कि जेम्स प्रिसेप पहला व्यक्ति था जिसने अशोक के रॉक एडिक्ट्स को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ये इंपॉर्टेंट नेम है, ये हमें ध्यान होना चाहिए। आगे इसमें बोला गया है कि कौटिल्य के अकॉर्डिंग, 5वें नंबर का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें बोला गया है कि कौटिल्य के अकॉर्डिंग किसी भी राज्य के 7 कंपोनेंट होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि कौटिल्य के अकॉर्डिंग राज्य के कितने अंग बताए गए हैं? तो राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, सेना और मित्र, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें बोला गया है कि जो सातवाहन रूलर्स थे वो हिंदू धर्म को फॉलो करते थे, उन्होंने वैदिक यज्ञ, वर्णाश्रम सिस्टम को फॉलो किया था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है उसमें इलाहाबाद प्रशस्ति के बारे में बताया गया है कि समुद्रगुप्त जो राजा था गुप्त साम्राज्य का, वो कभी भी किसी भी युद्ध में नहीं हारा था। 8 नंबर का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें आर्यभट्ट, वरामीर और ब्रह्मगुप्त, ये जो थे उन्होंने मैथमेटिक्स को डेवलप करने में और एस्ट्रोलॉजी को डेवलप करने में गुप्त पीरियड के समय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 9 नंबर का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में बताया गया है कि 725 एडी में नागभट्ट के द्वारा इसको कहाँ एस्टेब्लिश किया गया था और सर्वप्रथम ये जो साम्राज्य है वो गुजरात में एस्टेब्लिश हुआ था, इसीलिए इस डायनेस्टी का नाम गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी पड़ा। नेक्स्ट है चोल वंश का राजा हुआ था राजाधिराज, उसने एक शिव टेम्पल बनवाया था जिसको राजराजेश्वर या बृहदेश्वर के नाम से इसको जाना जाता है। और कहाँ बनवाया था? अपनी राजधानी तंजौर में, मतलब चोल वंश की राजधानी कौन सी थी? तंजौर। नेक्स्ट इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नासिक रिकॉर्ड के बारे में है, जिसमें बताया गया है कि सातवाहन वंश का एक राजा था गौतमी पुत्र सतकर्णी, उसने शक वंश की एक डायनेस्टी थी सहारत, शक वंश की एक डायनेस्टी सहारत, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए उसको गौतमी सतकर्णी को डिस्ट्रॉयर ऑफ सहारत डायनेस्टी बोला जाता है। नेक्स्ट है कि कुषाण वंश का राजा हुआ था कनिष्क, जिसने एक न्यू एरा की शुरुआत की थी 78 एडी में, और इस न्यू एरा को जाना जाता है शक एरा के नाम से। तो ये हमने आरबीएससी बोर्ड का क्लास 10th का सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर अच्छे से डिस्कस किया, लास्ट में उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए। ओके, थैंक यू।